अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर 11 बायो एनर्जेटिक्स, उसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी चेन, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर वाली मेम्ब्रेन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, उसको आप रेस्पिरेटरी चेन भी कहते हैं। हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। ये लेक्चर बच्चों हमारा पिछले लेक्चर का ही एक तसलसल है, जो हम पढ़ते आ रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि फूड को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी कैसे पैदा की जा रही है। हम एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और आप लोग पिछली क्लासेस में सुनते आए हैं एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। आपका माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल होता है। पिछले 2 स्टेप मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, एक ग्लाइकोलाइसिस था और एक क्रेब्स साइकिल था। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान सिर्फ 2 एटीपी पैदा हुए थे, आपको याद होगा, और क्रेब्स साइकिल के दौरान भी 2 एटीपी डायरेक्ट पैदा हुए थे। लेकिन आपको पता है एरोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज से 36 एटीपी पैदा किए जाते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा एनर्जी पैदा की जाती है एरोबिक रेस्पिरेशन में, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पैदा की जाती है। अब कैसे पैदा की जाती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ये हम समझते हैं। हम ये भी देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पे है, ये क्या करती है और इसका रोल क्या है। तो शुरू करते हैं जी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन विच इज़ आल्सो नोन एज रेस्पिरेटरी चेन, क्योंकि इसका ताल्लुक रेस्पिरेशन से है। अब सबसे पहले तो रेस्पिरेटरी चेन की लोकेशन देखें। बेटा आपको याद होगा कि क्रेब्स साइकिल भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। जो क्रेब्स साइकिल का रिएक्शन है वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रोमा के अंदर, ठीक है। यहाँ पे होता है क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल के दौरान 2 चीज़ें बनती हैं, उन चीज़ों के नेम होते हैं। एक चीज़ क्रेब्स साइकिल के दौरान बनती है NADH+H, और एक चीज़ बनती है FADH2। इन दोनों चीज़ों का क्या किया जाता है, इन दोनों चीज़ों को यानी कि FADH2 को और NADH2 को भी ऑक्सीडाइज करना है। इनके अंदर एनर्जी है। हमने रेस्पिरेटरी चेन में इन दोनों चीज़ों से एनर्जी निकालनी होती है, क्योंकि NADH और FADH इलेक्ट्रॉन को और हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके फिर रेड्यूस होते हैं। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं किसको, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। नाम से जाहिर है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ने इलेक्ट्रॉन को एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ ट्रांसपोर्ट करना है, और इसी ट्रांसपोर्ट के दौरान एनर्जी भी पैदा की जाएगी। तो रेस्पिरेटरी चेन को सबसे पहले मैंने डिफाइन किया है, मैंने कहा है NADH+H, ये चीज़ भी क्रेब्स साइकिल में भी पैदा हुई थी, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान भी। एंड FADH2 सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस में 2 पैदा होते हैं। प्रोड्यूस ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल, डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन। ये दोनों चीज़ें अपने इलेक्ट्रॉन दे देती है टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को अपने इलेक्ट्रॉन इन्होंने दे दिए। दीज इलेक्ट्रॉन आर मूव्ड टू सीरीज ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन स्टेप। अब ये इलेक्ट्रॉन एक सिलसिले के पास जाते हैं, उससे अगले यू नेक्स्ट मूव करते हैं इलेक्ट्रॉनिक। जैसे आपने फोटोसिंथेसिस में पढ़ी थी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वैसे ही इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे की तरफ मूव करते हैं। फाइनली एक्सेप्टेड बाई ऑक्सीजन, और आखिर पे इन इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट कर लेता है, ऑक्सीजन। और ATP आर प्रोड्यूस, और इलेक्ट्रॉन के इस फ्लो से केमियोस्मोसिस के ज़रिए से ATP बनाए जाते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की डेफिनेशन थी, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के हिस्से हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो रेस्पिरेटरी चेन है 3 हिस्से हैं। कोएंजाइम Q, कौन सी चीज़, कोएंजाइम Q। ये एक छोटा सा कोएंजाइम होता है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है सबसे पहले, फिर ये इलेक्ट्रॉन को आगे फॉरवर्ड करता है, वो उससे आगे जाते हैं, उससे आगे जाते हैं। दूसरे नंबर पे साइटोक्रोम। साइटोक्रोम हमारी रेस्पिरेटरी चेन में 4 होते हैं। उन साइटोक्रोम के नेम है B, C, A, A3। कितने हैं, 4, B, C, A, A3। इनको साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ये साइटोक्रोम भी इस तरीके के बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। इनके सेंटर में Fe होता है, यानी कि दे आर हीम कंटेनिंग, हीमोग्लोबिन के अंदर जो हीम ग्रुप पाया जाता है, साइटोक्रोम में भी सेम वही हीम ग्रुप होता है जिसके सेंटर में आयरन यानी Fe होता है।
जब ये साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं इसकी वैलेंसी चेंज हो जाती है। आपको पता है आयरन की वैलेंसी 2 होती है, आयरन की वैलेंसी 2 भी होती है, आयरन की वैलेंसी 3 भी होती है। अगर 2 हो उसको फेरस कहते हैं, अगर 3 हो उसको फेरिक कहते हैं। तो एनी हाउ जब साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसकी वैलेंसी में चेंज आती है। और साइटोक्रोम के पास मैंने बता दिया हीम ग्रुप है, वो आयरन कंटेनिंग ग्रुप है जो हीमोग्लोबिन में भी पाया जाता है। साइटोक्रोम के बाद तीसरी चीज़ जिसकी ज़रूरत पड़ती है आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में वो है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन तो लाजमी चीज़ है। ऑक्सीजन हमारी रेस्पिरेशन के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि हम एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। तो ये 3 चीज़ें आपको चाहिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए। अब यहाँ पे देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कैसे काम करती है। ये बेटा जो आप देख रहे हो ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यानी कि रेस्पिरेटरी चेन। सबसे पहले आप इस चीज़ को देखें, ये क्या है, इसका नेम है कोएंजाइम क्यू। क्या नेम है? कोएंजाइम क्यू। यहाँ पे देखिए NADH2, ठीक, NADH2 जो कि रेड्यूस है इस वक्त। रेड्यूस होने का ये मतलब है कि इसके पास एनर्जी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन भी है, इसके पास हाइड्रोजन भी है। तो इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। इसकी ऑक्सीडेशन होने से मुराद है इसके इलेक्ट्रॉन ले लिए जाते हैं। इसके इलेक्ट्रॉन आप एरो बना के मैंने लिए लिखा है, 2 इलेक्ट्रॉन कौन ले लेता है? कोएंजाइम क्यू। इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, बाकी 2 H जो है वो रिमूव हो गए। ये एरो गौर से देखें, ये 2 H जो है वो रिमूव हो गए, ये वाले इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिए। ठीक होगा, इतनी सी बात है कि NADH ने सबसे पहले अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए कोएंजाइम क्यू को और ख़ुद ऑक्सीडाइज हो गया। इस वक्त ये रेड्यूस है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है। पहला स्टेप है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, स्टेप नंबर 1। अच्छा, ये जो स्टेप है इसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को यूज़ करके सेल पहला ATP बना लेता है। ये आप देख रहे हैं फर्स्ट ATP इज सिंथेसाइज्ड। ADP को जोड़ा गया और एक फॉस्फेट को उसके साथ मिलाया गया, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और पहला ATP फर्स्ट स्टेप में ही बन गया। अब सेकंड स्टेप, कोएंजाइम क्यू इन इलेक्ट्रॉन को दे देता है साइटोक्रोम B को। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए गए? साइटोक्रोम B को। दिस इज स्टेप नंबर 2। इसमें भी एक ऑक्सीडेशन हुई है, एक रिडक्शन हुई है। ऑक्सीडेशन किसकी हुई है? ऑक्सीडेशन कोएंजाइम क्यू की हुई है। इलेक्ट्रॉन का रिमूव करना ऑक्सीडेशन है, इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, इसकी रिडक्शन हो गई, यानी कि साइटोक्रोम B ने कोएंजाइम क्यू को ऑक्सीडाइज किया, खुद रिड्यूस हो गया। अच्छा, ये सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के हिस्से हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये मैंने एक लाइन लगाई है, ये लाइन है एनर्जी की, यानी एनर्जी जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बॉटम की तरफ आते जाएंगे एनर्जी कम होती जाएगी, टॉप पे एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो NADH सबसे टॉप पे है, यानी इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए इस स्टेप में एक ATP बन जाता है। अगर आप बात करें FADH2 की, तो FADH2 जो है वो डायरेक्टली कोएंजाइम क्यू को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसके इलेक्ट्रॉन FADH2 है, ये भी कोएंजाइम क्यू को देता है। तो इसने भी यहाँ से दिए, NADH ने ऊपर से दिए, इसलिए NADH में एक ATP ज़्यादा बनेगा। एनी हाउ FADH ने भी जब इलेक्ट्रॉन देने हैं, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, बाकी इसके जो दोनों H पॉजिटिव है वो निकल गए। अब बेशक NADH ने इलेक्ट्रॉन दिए, बेशक FADH2 ने दिए, कोएंजाइम क्यू ने इलेक्ट्रॉन दे दिए साइटोक्रोम B को। साइटोक्रोम B से इलेक्ट्रॉन आ जाने हैं साइटोक्रोम C की तरफ, वही 2 इलेक्ट्रॉन, यानी ये पूरी चेन के अंदर आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे भी एनर्जी का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। इन दोनों में देखिए एनर्जी का डिफरेंस इतना नहीं है, दोनों इक्वल है। एनर्जी का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो जहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस है वहाँ पे ATP लाजमी बन जाएगा। तो इसलिए इस स्टेप में भी एक ATP बनेगा, यानी साइटोक्रोम B को ऑक्सीडाइज करेगा, साइटोक्रोम C खुद रिड्यूस हो गया, इसको ऑक्सीडाइज। अब C से इलेक्ट्रॉन आ गए साइटोक्रोम A पे, ठीक है, CA। इन दोनों में भी एनर्जी का इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ATP नहीं बनेगा। अब A से इलेक्ट्रॉन आ गए साइटोक्रोम A3 पे, इन दोनों को कलेक्टिवली कभी कभी आप कहते हैं साइटोक्रोम A एंड A3 दोनों को A भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता साइटोक्रोम से आगे जा रहे हैं। अब A3 के पास, A3 इस वक्त रिड्यूस है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीडाइज हो चुका है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर दिए।
अब लास्ट पे ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए नीचे, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बॉटम पे नीचे आ गए। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन आएगी। ये आप देख रहे हो मैंने लिखा है हाफ O2 यानी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, और पीछे से जो H निकले थे ये वाले 2 H पॉजिटिव, ठीक। आप हाफ O2 को मिलाएं यानी 1/2 O2 को, प्लस इसके साथ 2 H पॉजिटिव को मिलाएं, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को मिला दें, क्या बन जाएगा बच्चों, H2O वाटर। सेम यही चीज़ हुई कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, हाफ O2 प्लस 2 H पॉजिटिव बन गया H2O। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन को सबसे एंड पे कौन एक्सेप्ट करती है, ऑक्सीजन। इसीलिए हमें रेस्पिरेटरी चेन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, हमें सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ऑक्सीजन जाके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है और फिर बनता है वाटर। और अब आपको ये भी समझ आ गई कि सेलुलर रेस्पिरेशन में वाटर कब बनता है। हम ओवरऑल जब इक्वेशन लिखते होते हैं ना सेलुलर रेस्पिरेशन की, हम लिखते हैं ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, और उसके बाद जो चीज़ें बनी CO2 प्लस H2O प्लस ATP। तो आपने देखा ATP भी बने हैं, वाटर यहाँ पे बना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, CO2 क्रेब्स साइकिल में बना था, ठीक है। अब ये हमारे पास है जी माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया में ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ होती है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया की ये जो मेम्ब्रेन है यहाँ पे, इनर मेम्ब्रेन, वहाँ पे होती है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और ATP बनाने के लिए मैकेनिज्म वही है, कौन सा वाला, जो मैकेनिज्म आपने फोटोफॉस्फोरिलेशन में देखा था, केमियोस्मोसिस, यानी इलेक्ट्रॉन को पंप किया जाता है, प्रोटॉन को पंप किया जाता है। इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे जब मूव करवाया जाता है, उस मूवमेंट को यूज़ करके, उस एनर्जी को यूज़ करके प्रोटॉन को पंप कर दिया जाता है। लेकिन प्रोटॉन को कहाँ पंप किया जाता है, यहाँ पे। माइटोकॉन्ड्रिया की ये जो इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की बेटा आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। ये जो दरमियान में स्पेस है इसको कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, सेल क्या करता है, सेल साथ साथ प्रोटॉन को यहाँ मूव करता रहता है, H पॉजिटिव H पॉजिटिव H पॉजिटिव H पॉजिटिव H पॉजिटिव H पॉजिटिव वगैरह। अब जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा, यहाँ पे जब प्रोटॉन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, फिर उन प्रोटॉन को सेम उसी एंजाइम, जो एंजाइम आपने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था ATP सिंथेटेज, उसके ज़रिए से वापस लेके आया जाता है, तो ATP बनाए जाते हैं। ये है कपलिंग फैक्टर, केमियोस्मोसिस। अब यहाँ पे आए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ऑक्सीडेटिव मीन ऑक्सीजन, फॉस्फोरिलेशन मीन ATP बनाना। फॉस्फोरिलेशन का मतलब है ATP फॉर्मेशन। तो सिंपली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ATP बनाना ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है। तो मैंने लिखा है प्रोडक्शन ऑफ ATP इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ATP बन रहे हैं, इसको आप कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। बोर्ड में अक्सर आपसे सवाल पूछा जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। आपने कहना है फोटोफॉस्फोरिलेशन मीन production of ATP in presence of light and oxidative phosphorylation mean production of ATP in presence of oxygen, क्योंकि ऑक्सीजन ज़रूरी है ATP बनने के लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने लिखा प्रोडक्शन ऑफ ATP इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑन रेस्पिरेटरी चेन। ये काम कहाँ होता है, रेस्पिरेटरी चेन में। इस चेन में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में विद इन माइटोकॉन्ड्रिया। आखिर पे आप देखिए एक NADH जो है वो कितने ATP पैदा करता है। ये बेटा एक NADH है जो कि ग्लाइकोलिसिस के दौरान भी बनते हैं और क्रेब्स साइकिल के दौरान भी। एक H पॉजिटिव है, 3 ADP को यूज़ किया जाएगा और उसके साथ मिलाया जाएगा 3 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को, साथ हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन यूज़ हुआ। तो अब NAD, आपको पता है NADH, इसने अपने प्रोटॉन दे दिया, H पॉजिटिव निकल गया, ये NAD प्लस रह गया, साथ बना वाटर और साथ बने 3 ATP। यानी कि आप कह सकते हैं 1 NADH2, एक जो NADH2 है उससे 3 ATP बनते हैं, लेकिन जो एक FADH2 है उससे सिर्फ 2 ATP बनते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं, ये NADH है, इससे एक ATP यहाँ पे बना 1, यहाँ पे सेकेंड ATP
और लास्ट स्टेप में थर्ड एटीपी। तो टोटल कितने एटीपी बने हैं? 3। लेकिन FADH2 से कितने एटीपी बनेंगे? सिर्फ 1 और 2। तो अब आपको सारी समझ आ गई है कि एटीपी कैसे बनते हैं। एटीपी बनाने के लिए फिर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन काम करती है, प्रोटॉन को पंप करती है इस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, फिर प्रोटॉन अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से अंदर आते हैं, तो एटीपी सिंथेटेज केमियोस्मोसिस के जरिए से एटीपी बना लेता है। यहाँ पे आप खुद काउंट भी कर सकते हैं कि टोटल एटीपी कितने बनेंगे। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ ग्लूकोज का। अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल हो, उसकी कंप्लीट एरोबिक ऑक्सीडेशन की जाए, कितने एटीपी बनेंगे? सुनिए, ग्लाइकोलिसिस के दौरान 2 एटीपी डायरेक्ट बनते हैं, 2 हो गए, ठीक है। और ग्लाइकोलिसिस के दौरान 2 NADH भी बनते हैं, आपको याद होगा, ठीक। उसके बाद जो पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन की स्टेट आती है, उसमें 2 NADH बनते हैं। अब कितने NADH आपके पास हो गए? 2 ग्लाइकोलिसिस के दौरान बने हैं, ठीक, और 2 पायरोविक एसिड की ऑक्सीडेशन के दौरान बने हैं। आगे जो क्रेब्स साइकिल है, उस क्रेब्स साइकिल में 6 बनते हैं। जब एक बार साइकिल चले 3 बनते हैं। अगर आपके पास 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल को एक है तो 6 बनते हैं, तो 6 हो गए। अब कितने NADH टोटल हो गए? 6, 2 और 10 हो गए, ठीक। और FADH2 कितने बनते हैं? सिर्फ 2 बनते हैं, 2 FADH2 बनते हैं। एक FADH2 से कितने इलेक्ट्रॉन एटीपी बनते हैं? 2। तो 2 से कितने बनेंगे? 4। यहाँ पे बन गए बेटा 4 एटीपी, और ये सारे मिलके कितने एटीपी बनाएंगे? 10 है, इसको मल्टीप्लाई करें 3 से तो 30 एटीपी। अब आपके पास है 30 + 4 एटीपी, कितने हो गए? 34। 2 एटीपी डायरेक्ट बने थे ग्लाइकोलिसिस में, 36 हो गए। 2 एटीपी क्रेब्स साइकिल में डायरेक्ट बने थे, 38 एटीपी बन गए। लेकिन 2 एटीपी खर्च भी हो जाते हैं। असल में ग्लाइकोलिसिस के दौरान जो 2 NADH बनते हैं, जब वो साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में आते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया में है, तब उनके 2 एटीपी खर्च भी हो जाते हैं। यानी कि साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर NADH को दाखिल करने के लिए 2 एटीपी आपको एक्सपेंड करने पड़ते हैं, खर्च करने पड़ते हैं। इसलिए 38 - 2 कर दे तो एक ग्लूकोज से ओवरऑल मैंने सारी एनर्जी कैलकुलेट करके बता दी, 36 एटीपी पैदा होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर, जिसके अंदर मैंने आपको रेस्पिरेटरी चेन के बारे में बताया है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी इसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर होती है। और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसकी सारी प्लेलिस्ट मौजूद है, आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, इस वक्त स्क्रीन पे आ रही होगी प्लेलिस्ट। और सारे लेक्चर सुन लीजिए, चैप्टर तैयार कीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।